नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आईपीओस की बहार रही है और अगर आपसे ये कहूं कि इस साल रोज एक नया आईपीओ आया है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आंकड़े तो यही सच हैं। क्योंकि अगर आप मेन बोर्ड और एसएमई को मिला दें तो कुल मिला के करीब 365 आईपीओ इस साल में आए हैं और रिकॉर्ड फंड रेज हुआ है 2 लाख करोड़ रुपए का। और अगर मैं आंकड़ों को 1 से बढ़ा के 2 साल का कर दूं तो 2 साल में भी बाहर है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं और आईपीओ आए हैं 700 से भी ज्यादा, 701। तो आईपीओ में बाहर है। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने आपको पैसे बना के दिए हैं। कई सारे बड़े साइज के आईपीओ आए, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल आया, एजी इलेक्ट्रॉनिक्स आया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का जाते जाते आईपीओ आ गया। और हमने देखा कि मीशो हो गया, ग्रो हो गया, इन्होंने पैसे आपके खूब बढ़ाए, लिस्टिंग गेन भी अच्छी कराई और उसके बाद भी तेजी हुई। हालांकि कई सारे ऐसे भी आईपीओज रहे, जो कि होता भी है, जिन्होंने आपको नुकसान भी कराया। तो जरा बातचीत करेंगे हम इस शो में कि इस साल के जो आईपीओज हैं, जो बड़े हिट आईपीओ रहे हैं, जहां पर मिस हुआ है मामला और जिनकी चर्चा खूब रही है, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2026 में इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा, आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। और शो का नाम है नए खिलाड़ी रिपोर्ट कार्ड। और इस शो में आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर और हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। और आस्था जी बहुत ही करीब से तमाम आईपीओस को ट्रैक करती हैं, बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 न्यूज़ संदेश पर। अविनाश जी, पहला कमेंट आपसे सर। आईपीओ मार्केट में इतनी बॉयंसी हमने कभी पहले देखी नहीं। हालांकि एक चीज और हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि अब आईपीओज में पुराना वाला चार्म नहीं रहा। बहुत सारे आईपीओज बड़े वाले तो ऐसे आते हैं जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट भी दिया जाता है उसके जरिए। आपका व्यू सर आईपीओज को लेकर, क्या आईपीओज को लेकर जो थॉट प्रोसेस थी, जो थिंकिंग थी, क्या उसमें बदलाव आया है ओवर द ईयर? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में एक बात सबको समझनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है तो पब्लिक इश्यूज ज्यादा आते हैं। और पिछले साल आईपीओस के लिए काफी अच्छा रहा। बड़े आईपीओस आ गए, उसमें काफी छोटी कंपनीज भी थी। बट मेरे ख्याल से देखिए, जो इजी मनी था वो अभी आईपीओ से निकल गया है। अभी सारे लोगों को पता है कि मेन बोर्ड का आईपीओ हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म का आईपीओ हो, तो प्रीवियसली क्या होता था कि लिस्टिंग गेन आपको 100% या 200% भी मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से आईपीओस के लिए एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शायद उनके लिए वो गेम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि इजी मनी आउट है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट ऐसे प्रमोटर्स को और कंपनीज को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफी आईपीओस ने पैसा बनाया भी है, काफी आईपीओस ने लोगों का पैसा तोड़ा भी है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो ही आप आईपीओ मार्केट से पैसा बनाओगे। अदरवाइज सारे आईपीओस आपको पैसा बनाएंगे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव रहना है और अच्छी कंपनीज पे ही बेट लगा के आईपीओस में पैसा लगाना है। ठीक है, नई कंपनी सिलेक्शन करना बहुत ही अब ज़रूरी है। और ये बात सच है कि पहले हम देखते थे कि डबल भी होते थे प्राइसेस लिस्टिंग पर। अब वो मतलब बहुत रेयर हो गया है। हमने देखा था कि डी मार्ट जैसी सॉलिड कंपनी भी जब लिस्ट हुई थी, लगभग 8-9 साल समय तो हो ही गया, 2016 की शायद लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग पर वो शेयर डबल हो गया था। लेकिन वो दौर पीछे छूट गया है, आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर हम आपको वो शेयर दिखा रहे हैं जिन्होंने इस साल में प्रदर्शन अच्छा किया है और रिटर्न्स अच्छे बना के दिए हैं। टाटा कैपिटल हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी हो गया, ग्रो है। ये लिस्ट आपके सामने दिखाई देगा और आप देखेंगे कि इशू प्राइस के मुकाबले आगे कितना रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है। लिस्ट आपके सामने है। टाटा कैपिटल में हालांकि पैसे ज्यादा नहीं बने, बट आईसीसी प्रूडेंशियल बड़े साइज का 10,600 करोड़ रुपए का आईपीओ होने के बाद भी इसने पैसे बना के दिए। और ग्रो में 100 रुपए वाला शेयर तो हम देख रहे थे कि 194 रुपए का हो गया था। बिलियन ब्रेन गराज वेंचर्स
इसका जो मूल नाम है, ग्रो तो इनके बिजनेस का नाम है। और इसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न है 60-62% के आसपास के हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट कोशिश करेंगे कि जितने भी आईपीओज आए हैं बड़े वाले, उनके एक एक करके समीक्षा कर ली जाए और समझते हैं कि आगे की इनकी राह कैसी होगी। तो शुरुआत ग्रो से कर लेते हैं। आशा जी, ग्रो नाम भी काफी हुआ, चर्चा बहुत हुई और निश्चित तौर पर लीडरशिप है। जितने कम समय में इन्होंने ब्रोकिंग स्पेस में अपनी जो पहचान बनाई है, अपने आप को स्टैब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने लिस्टिंग कराई और इन्वेस्टर्स को भी पैसे बना के दिए। आपको क्या लगता है कि यहां से अब किस तरह के चाल देख रही हैं आस्था जी 2026 में? क्या यहां से पैसे बना के देगा? देगा तो कितना? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आईपीओ में एक जो दौर आया है उसमें एक चीज़ पे मैं ज़रूर नज़र आप सबकी डालना चाहूँगी, और वो बात ये है कि बड़ी साइज़ का आईपीओ हो, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को हमने देखा। अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर वो ग्रोथ दिखा रहे हैं, अगर वो डिविडेंड दे रहे हैं, तो वहाँ पे रिटेल का और बड़े इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता है, और वो एक मार्केट के अच्छे मार्केट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि पहले ऐसा होता था कि बड़ी साइज़ के आईपीओ डाइजेस्ट नहीं हो पाते थे मार्केट में, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अगर कंपनी में ग्रोथ है, तो मार्केट उसे दोनों हाथों से ले रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमने ये चीज़ देखी है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर कंपनियाँ बढ़िया प्रॉफिट दिखाएँगी, बढ़िया यहाँ पे अपनी ग्रोथ दिखाती रहेंगी, तो साइज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज वो बिल्कुल मार्केट में डाइजेस्ट होगा, और उसमें लिस्टिंग पे भी बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई प्रू इसका जीता जागता एग्जांपल है। अब अगर मैं बात करूं ग्रो की, तो ग्रो में बिल्कुल 100 रुपए पे ये आईपीओ आया था, और उससे हमने एक बहुत बढ़िया चाल देखी। अभी भी 162 के आसपास चल रहा है। तो जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, अगेन जो ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन रही है आईपीओस की दिशा निर्धारित करने में। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी ये कंपनी बढ़िया ग्रो करेगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज हैं। कैपिटल मार्केट में अगर ग्रोथ रही, तो डेफिनिटली ग्रो, जिनका कि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इनके यूजर्स, एक्टिव यूजर्स काफी बड़े हैं, एसेट लाइट मॉडल है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो ग्रो में हमारी राय है कि यहाँ पे भी अपनी जो पोजिशंस है उसमें बने रहें। मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नई पोजीशंस ऐड करने के लिए थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, क्योंकि जो नतीजे आए थे वो आए तो अच्छे थे, लेकिन जो मार्केट चाह रहा था उस हिसाब के नहीं थे। तो उस वजह से थोड़ा-सा अगर करेक्ट होता है, तो उसमें खरीदारी करने की सलाह है, बाकी बने रहने की सलाह है ग्रो में। ठीक है, ग्रो में बने रहने की सलाह है और आगे भी पैसे बना के आपको देगा। एक कंपनी जिसके वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, वो है लेंसकार्ट। काफ़ी आलोचना भी हुई, सोशल मीडिया पर भी बहुत बज़ रहा कि आखिर इतना वैल्यूएशन क्यों मांग रही है कंपनी, क्योंकि उन्होंने जो फंड रेज़ किया था कुछ टाइम पहले, और उसके बाद जो वैल्यूएशन जो आईपीओ पे निकल गया तो लोग चौंक से गए। और उसके बाद आप देखिए 7,278 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए। इशू प्राइस था 402 रुपए का, लिस्ट हुआ 395 का, और लिस्टिंग पर मतलब डिस्काउंट के साथ ही लिस्टिंग हमने होते हुए देखी लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट को लेकर अविनाश जी आपका व्यू क्या है? थोड़ा समय तो हो गया इसको लिस्ट हुए, क्या राय होगी? क्या आप यहां से शेयर में तेजी देख रहे हैं और क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसमें? लगता है कि लेंसकार्ट का अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। देखिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है जो मुझे लगती है, वो ये है कि पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर है पीयूष बंसल, उनका सिर्फ 19% स्टेक है। तो उसका मतलब है कि प्रमोटर ने काफ़ी वैल्यू एनकैश कर ली है। हम नॉर्मली जो भी कंपनी में निवेश करते हैं, वहाँ पे प्रमोटर का स्टेक कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही कम्फर्ट आता है। तो मुझे लगता है पहला तो नेगेटिव वो है, और दूसरा मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अल्टीमेटली वैल्यूएशन अगर महँगा है, तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं, और मार्केट डेटा और अर्निंग्स को रिस्पेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 2-3 क्वार्टर्स मैं तो इंतज़ार करना चाहूँगा। जिनके पास है वो होल्ड करे। आई थिंक डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में बिज़नेस अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है, प्लस अभी एआई रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। तो ये सब बातें अच्छी है, लेकिन पैसा बनाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे मैच्योर हो रही है।
उसके बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू, लेकिन फ्रेश खरीदारी एट दिस लेवल वी आर नॉट एडवाइजिंग। ठीक है, मौजूदा स्तर पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। लेंसकार्ट के शेयर में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का साइज भी ठीक ठाक बड़ा था अगर हम इसके आईपीओ की बात करें, और 11,600 करोड़ रुपए से जुटाए, और लिस्टिंग पर प्रीमियम बड़ा कमाल का था, 50% के आसपास का। राय आस्था जी क्या होगी आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, क्योंकि पैसे तो कमा के इसने दिए ठीक ठाक, आगे की राह आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लगता है कि अभी रुकेगा नहीं शेयर, ये 2026 में भी कमाई कराएगा? देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2026 आएगा वो और भी यहाँ पे बढ़िया होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक तरह से देखा जाए तो लीडर है अपने क्षेत्र में। स्पेशली अगर मैं होम अप्लायंसेस की यहाँ पे अगर बात करूँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो मार्केट लीडर ये कंपनी है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें वहाँ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत बहुत सॉलिड है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो भी काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर ग्रोथ आ रही है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो मार्केट दोनों हाथों से लेता है ऐसी कंपनीज को। और इसमें तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफी अच्छा खासा दिया था, क्योंकि जो इसके पीयर्स थे उसके मुकाबले ये जब आईपीओ लेके आए थे 1140 में, तो मेरे हिसाब से ये 38 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे लाए थे। अक्टूबर 2025 की बात कर रही हूँ मैं। तो इन्होंने प्राइसिंग भी यहाँ पे काफी अच्छी करी थी अगर मैं इनके पीओस को देखती हूँ। तो ये एक काउंटर ऐसा है, मुझे लगता है इसमें अभी भी पोटेंशियल है और बिल्कुल यहाँ पे भी बने रहना चाहिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिन्होंने भी आईपीओ के टाइम सब्सक्राइब किया है, उन्होंने भी अच्छा कमाया होगा लिस्टिंग गेन पे, और अगर लंबी अवधि में भी बने रहेंगे तो मुझे लगता है आगे भी पोटेंशियल है। तो बिल्कुल इसमें होल्ड करने की सलाह है। और जहां तक नई खरीदारी करने की बात है, उसमें भी एक मन बनाया जा सकता है, पर आने दीजिए नतीजों का। रीजन सीजन स्टार्ट होने ही वाला है लगभग 10-15 दिन में। एक बार नतीजे आ जाए तो नई खरीदारी का भी इसमें बिल्कुल मन बनाया जा सकता है। हमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, आप इसको होल्ड करके रखिए। और भी बहुत सारे आईपीओ थे और जो रिसेंटली लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, चाहे एसईसी प्रूडेंशियल हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, मीशो, इनकी बातचीत भी आगे करेंगे। साथ साथ एचडीबी फाइनेंशियल पर भी हम राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ और आईपीओ की लिस्ट और नए खिलाड़ी में आपको करना क्या है ये आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2025 में जो भी आईपीओज आए उनका हम कर रहे हैं रिव्यू, और 2026 में आपकी रणनीति उनमें क्या होनी चाहिए, कितना दमखम अभी बाकी है, ये हम जान रहे हैं अपने दो खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर और आस्था जैन से। आगे बढ़ते हैं। और मीशो का आईपीओ आया था इसी साल में, मतलब इसी महीने में ही 10 दिसंबर को लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बढ़िया लिस्टिंग गेन इसमें आया 46% का। शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है 250 रुपए तक चला गया था, 200-250 रुपए के ऊपर निकला था। फिलहाल 200 रुपए के नीचे के भाव हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अदरवाइज परफॉर्मेंस बड़ा तगड़ा रहा है लिस्टिंग पर और उसके बाद। मीशो में आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा जरा ये समझ लेते हैं। अविनाश जी, आपका व्यू मीशो को लेकर, क्या मीशो में निवेशित रहें, और किसी को मान लीजिए अगर नई खरीद करना है तो क्या ठीक है अब ये? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मीशो की बात करें तो मीशो में नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है, और जहाँ पे अभी भी कोई ऑपरेशनल मुनाफा, ऑपरेशनल एबिटा या नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। हालांकि कंपनी का नैरेटिव अच्छा है, ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही वोलेटाइल है, क्योंकि इनकी जो एवरेज सेलिंग जो टिकट लेवल है वो करीबन 250 रुपया है। अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेजॉन प्राइम की बात करें तो 1500-1600 रुपए का एवरेज टिकट साइज होता है ऑर्डर का। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी रिजेक्शन अगर आता है तो इनके लिए पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है। हालांकि इनका पूरा मॉडल, बिजनेस मॉडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनके पास पब्लिक इश्यू का है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, और अगले 1.5-2 साल के बाद होपफुली रिटर्न्स अच्छे आएंगे, ऐसी उम्मीद है। बट फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पहला
क्वार्टर पब्लिक इश्यू के बाद आने दीजिए, परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि आगे रोड मैप क्या है। तो फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कीजिए। आईसीसी प्रूडेंशियल में हमने देखा कि बढ़िया लिस्टिंग हुई, एक सॉलिड कंपनी एएमसी स्पेस में दिग्गजों में ये शामिल है और मार्जिन प्रोफाइल इनका बेहतर हो रहा है और अलग अलग जो बिजनेसेस इनके हैं वो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,600 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए और लिस्ट हुआ था ये शेयर 2,600 रुपए पर। एक बार जरा इसका भाव भी दिखाइए। आईसीसी प्रूडेंशियल को लेकर क्या व्यू होगा आस्था जी आपका? क्या प्रदर्शन इसका आगे जारी रहेगा 2026 में? बिल्कुल, मैं अभी भी इस काउंटर पे पॉजिटिव हूँ। देखिए, ये आया था तब 2165 के प्राइस पे आया था एट द हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और वहां से भी हमने एक बढ़िया तेजी, अभी भी 2600 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। इसके 2-3 पॉइंट्स काफी बढ़िया थे। सबसे पहले तो मैं पहले ही इसकी चर्चा कर चुकी हूँ, ग्रोथ, प्रॉफिट और डिविडेंड, ये तीनों बहुत सॉलिड थे। दूसरी, कंपनी के भी फंडामेंटल्स देखे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बाद अगर दूसरा नाम आता है तो ये आता है और इनका जो इक्विटी ओरिएंटेड जो पोर्टफोलियो है, जो टोटल एयूएम के साइज का हाईएस्ट परसेंटेज है, जो कि 53% से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं उनको कंपेटिटर्स से कंपेयर करूं तो जो इक्विटी पार्ट है इनके टोटल एयूएम में वो हाईएस्ट आता है। दूसरी तरफ कुछ एक रेशियोज में ये अपने पेयर्स को भी पीछे छोड़ रहे थे, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव था। इनके रिटर्न्स रेशियोज, इनके मार्जिन्स बेहद स्ट्रॉन्ग थे। एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो एक ब्रांड है एचडीएफसी के साथ और वो ब्रांड का प्रीमियम हमेशा एचडीएफसी को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है अगर प्योर से कंपेयर करें। तो सिर्फ अगर मैं एचडीएफसी को हटा दूं तो इनकी जो प्राइसिंग थी वो तो प्योर से ज्यादा ही लग रही थी जब आईपीओ आया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जिस तरह का एयूएम का कंपोजिशन इनके पास है, जिस तरह के रेशियोज ये ओन करते हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें पोटेंशियल और भी हाई रहेगा। और एक ही पोर्टफोलियो स्टॉक है, थोड़ी सी गिरावट आने पे खरीदारी करने का वापस मन बनाइए इसमें, अगर आईपीओ में किसी भी वजह से नहीं लगा है तो। और लगा है, इतने लकी रहे हैं कि आईपीओ के वक्त अलॉटमेंट आ गए हैं तो भी बने रहें इसमें, अभी भी बिकवाली ना करें। मुझे लगता है आगे जाके इसमें और पोटेंशियल रहेगा और ये यहाँ से भी बढ़िया नतीजे देगा और साथ में स्टॉक प्राइसेस में भी एक बढ़िया अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर ये व्यू हो गया। आगे को लेकर भी बुलिश है आस्था जी इसको लेकर। एक और कंपनी जिससे उम्मीदें तो थी कि आगे थोड़ा प्रदर्शन उसका बेहतर होगा, लेकिन लिस्टिंग को करीब करीब 2-2.5 महीने का समय हो गया टाटा कैपिटल के, लेकिन पैसे नहीं बने टाटा कैपिटल में। लिस्टिंग पर भी बड़ा म्यूटेड इसका रिस्पॉन्स रहा है और उसके बाद 326 वाला जो शेयर था, अगर अभी आप देखेंगे तो टाटा कैपिटल का शेयर 333 रुपए के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो पैसे तो बने ही नहीं, 350 रुपए के ऊपर निकला था ब्रीफली, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हो गया। अविनाश जी, बड़े साइज का आईपीओ था, चर्चाएं भी खूब थी, बट पैसे बने नहीं। क्या उम्मीदें 2026 में पूरी होंगी टाटा कैपिटल में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो लेवल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि जिन्होंने आईपीओ के प्राइस के पास में या उसके नीचे खरीदा है, इनके लिए तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा कोई मेगा पब्लिक इश्यू आता है, तभी निवेशकों को थोड़ा-सा डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओज़ में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एनबीएफसी स्पेस कहिए या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस कहिए, तो डेफिनिटली अगर परफॉर्मेंस तोड़-फोड़ नहीं है या परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, तो अंडर परफॉर्मेंस पब्लिक इश्यू के बाद ज़रूर आती है और वही टाटा कैपिटल का हो गया। अभी करीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और अभी जिस प्रकार से रेट कट्स हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन का ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि तीसरी तिमाही जो है वो काफ़ी अच्छी आए। नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो अभिषेक, इसमें अच्छी रे-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पैसे को अच्छे एसेट्स में डालेंगे। इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 साल का नज़रिया है तो डेफिनिटली इसमें खरीदा भी जा सकता है, बट लंबी अवधि के लिए ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े अपसाइड आएगी नहीं। आई थिंक Q3 के नंबर्स नियर टर्म में ट्रिगर रहेंगे। ठीक है, टाटा कैपिटल को लेकर ये व्यू हो गया। 1-1.5 मिनट के आस
आसपास का समय है शो में, और एक बार जरा ये देख लेते हैं कि 2026 में कौन से बड़े आईपीओज होंगे जिस पर हमारी नजरें रहने वाली हैं। अब वो है रिलायंस जियो होगा, एनएससी, फोन पे, जैप्टो, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट और ओयो। ये सारी की सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ पर नजर होगी। और एनएससी और अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो ये तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के फंड रेज इनकी तरफ से आने वाले हैं। एनएससी का तो काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है, और रिलायंस जियो का भी उम्मीद है कि रिलायंस की तरफ से अनाउंसमेंट भी होगा टाइमलाइन को लेकर। आशा जी, आपकी खास नजर कौन से आईपीओ पर होगी 2026 में? क्विकली जरा अपना जवाब दीजिएगा। जी, बिल्कुल, रिलायंस जियो पहला नंबर तो डेफिनेटली उसका है, दूसरी तरफ एसबीआई म्यूचुअल फंड भी अच्छा लग रहा है, और तीसरी तरफ एनएससी का आईपीओ। सो ये 3 आईपीओस पे हमारी पैनी नज़र रहेगी, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये बढ़िया अगर वैल्यूएशन करते हैं और ग्रोथ दिखाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे भी अच्छे रहते हैं, तो मार्केट इनको बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। अविनाश जी, आपकी राय? हालांकि अभी देखिए, ना तो साइज आया है ना तो प्राइस आया है, सब कुछ अभी भविष्य में है, लेकिन आपके हिसाब से बढ़िया वैल्यू लॉकिंग कहां पर होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वैल्यू अनलॉकिंग तो जैसे आस्था जी ने कहा कि रिलायंस जियो में होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर का अभी सब्सिडरी है। दूसरा तो एनएससी रहेगा। देखिए एनएससी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफ़ी रिटेल निवेशकों ने अनलिस्टेड स्पेस में बहुत महँगे भाव पे ये शेयर लिया है, 2400, 2500। तो उम्मीद यही है कि ऐसे निवेशकों को नुकसान ना हो। बट अगर यहाँ पे प्राइसिंग रीज़नेबल होती है जैसे एनएसडीएल में हो गया, तो काफ़ी हद तक ऐसे काफ़ी रिटेल निवेशक हैं जो अटक जाएँगे। बट ओवरऑल एनएससी और रिलायंस जो ये दोनों कंपनीज़ बहुत ही अच्छी कंपनीज़ है, बैलेंस शीट भी बहुत बड़ा है, स्केलेबल मॉडल है, और अगले 2-3 साल के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ से बनेगी। ठीक है, ठीक है। विनाश जी और आस्था जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास शो में आज हमें समय देने के लिए। और जो तमाम प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनको आगे आईपीओ पर राय चाहिए थी, उनको आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और नए साल को लेकर भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।